हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने बेसिक मैथमेटिक्स को कंप्लीट कर दिया था। मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन डिस्कस कर ही दिए थे और आपसे बोला था कि जो भी डाउट्स हो पूछना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो किसी ने कोई डाउट नहीं पूछा, तो अब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपका जो मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन है। तो ये ऐसा चैप्टर है कि आपने इसका बेसिक्स 10th में पढ़ा हुआ है, तो हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 तक जो आपने पढ़ा है, धीरे धीरे हम लोग हायर लेवल तक जाएंगे। सबसे पहले आप आ जाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एनी इक्वेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, एनी इक्वेशन विच कैन बी रिटन, which can be written in the form of ax square plus bx plus c इक्वल टू 0। ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसको हम लोग इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, प्रोवाइडेड a शुड नॉट इक्वल टू 0। a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a 0 हो गया तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं जिसकी डिग्री 2 हो। तो अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो इसकी डिग्री 2 ना होकर 1 हो जाएगी। अगर a भी दोनों 0 हो गया तो डिग्री 0 हो जाएगी। ठीक है, तो a 0 नहीं होना चाहिए। b c 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लस अगर हम लोग रियल नंबर की बात करें तो ए बी सी यहाँ पे रियल नंबर भी बिलोंग्स होनी चाहिए। ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक डेफिनेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्चुअल डेफिनेशन है। हालांकि हम लोग एक्चुअल में 10th तक क्या होता है, ए बी सी रियल नंबर ही होता है, लेकिन 11th में ऐसा नहीं है। 11th में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ना है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग आज भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ए बी सी कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकती है, इमेजिनरी नंबर भी हो सकती है, बट अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें ए बी सी की वैल्यू रियल नंबर होनी चाहिए। तो इजीली आप पहचान लोगे, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेन कंडीशन है कि ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि किसी पॉलिनोमियल की डिग्री किसे बोलते हैं, हाईएस्ट पावर को। तो क्वाड्रेटिक की डिग्री तो 2 होती है। तो किसी पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ जीरोज, तो आप लोग 10 तक वर्ड यूज करते थे जीरोज, अब हम लोग उसी को रूट्स यूज करेंगे। ठीक है, तो जीरोज 10 तक था, 11th में हम लोग रूट्स वर्ड यूज करेंगे। तो किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी रूट्स होती है, जितनी उसकी डिग्री होती है, उतने ही रूट्स होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल में। तो बताओ मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स होंगे, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। अब डिपेंड करता है कि वो दोनों रूट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, दोनों रूट्स इक्वल भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों रूट्स रियल ना हो। ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग कंडीशन है। नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं हम लोग, देखना ध्यान से। हेडिंग देना नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स ये हेडिंग है। सबसे पहली कंडीशन, जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करना, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना। एक वर्ड होता है डिस्क्रिमिनेंट, आप फैमिलियर हो इस वर्ड से। इसके लिए हम लोग सिंबल यूज करते हैं कैपिटल डी। जब भी डिस्क्रिमिनेंट बोलो या जब भी कैपिटल डी लिखो तो समझ लेना डिस्क्रिमिनेंट की बात हो रही है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए क्या है, व्हाट इज ए इज कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज कॉफिशिएंट ऑफ एक्स एंड सी इज कांस्टेंट टर्म। तो जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिखे तो सबसे पहले आप क्या करना, ए बी सी की वैल्यू लिख लेना क्वेश्चन देखकर, एंड डी फाइंड करना, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना इस फॉर्मूले से, बी स्क्वायर माइनस 4ac से। ठीक है, तो अब नेचर ऑफ रूट्स का जो फर्स्ट पॉइंट है कि अगर डी, ये जो डी की वैल्यू आपने फाइंड की है, 3 पॉसिबिलिटी है। हो सकता है डी ग्रेटर देन 0 से ज़्यादा हो सकता है डी की वैल्यू 0 आ जाए, एग्जैक्ट 0,
हो सकता है डी की वैल्यू 0 से कम आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तीन ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो 1 बाय 1 तीनों केस को हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर डी की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, इफ़ डी इज ग्रेटर देन 0, तो आप लिखना देन, तब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ये ध्यान देना, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होगी। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होगी? रूट्स मतलब जीरोज, जब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 से ज़्यादा हो। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम है या 0 के इक्वल है तो रूट्स डिस्टिंक्ट एंड रियल नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट कब होगी। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, दोनों रूट्स की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि अगर d की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होगी। लेकिन आपसे पूछेंगे कि रूट्स की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो फिर आप नेक्स्ट पॉइंट लिखना, एंड रूट्स आर गिवन बाय, एंड रूट्स आर गिवन बाय, जो रूट्स है दिया हुआ है वो होगा, मान लेते दो रूट्स, या तो अल्फा बीटा मान लो या फिर x1 x2 मान लो। मैं अल्फा बीटा ही मानता हूँ। तो जो उसकी रूट्स होगी वो होगी, पहली रूट होगी -b प्लस अंडर रूट डी, डी डिस्क्रिमिनेंट जो आपने पहले फाइंड किया था, डिवाइडेड बाय 2a, ठीक है। एंड दूसरी रूट्स को बीटा बोल रहा हूँ मैं, -b माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो रूट्स होगी, फर्स्ट रूट होगी -b प्लस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a, एंड सेकेंड रूट्स होगी -b माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। इसका प्रूफ, तो इसका प्रूफ आपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करने भी नहीं जा रहा और 11th में ज़रूरत भी नहीं है। आपसे कोई नहीं पूछने जा रहा ये कहाँ से आया, और अगर कोई पूछे भी तो आप 10th में पढ़ा हुआ है, आप इजीली बता दोगे। 11th में ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसे डिस्कस नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए और आपको याद होगा भी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आ जाए, आप फाइंड करो a b c। a इज कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b इज कॉफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कांस्टेंट टर्म। तो जैसे ही a b c की वैल्यू आ जाएगी तुरंत आप d फाइंड कर सकते हो। d क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। कैसे फाइंड करोगे? फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप चेक करो, जो आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया है उसकी वैल्यू क्या है? तीन पॉसिबिलिटी है, या तो उसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी, या तो उसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी, या उसकी वैल्यू 0 से कम होगी, ठीक है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से ज़्यादा है तो अब जो रूट्स होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, दो रूट्स होती है, दो रूट्स तो ऑलवेज होगी तीनों केस में। दो रूट्स होगी, वो दोनों की दोनों रियल नंबर होनी चाहिए और दोनों की दोनों डिफरेंट होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये तो पता चल गया कि d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होगी। रूट्स की वैल्यू क्या होगी? मैं मान लेता हूँ रूट्स को मैं अल्फा एंड बीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो एक रूट की वैल्यू होगी -b प्लस रूट डी बाई 2a, एंड दूसरे रूट्स की वैल्यू होगी -b माइनस रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। इतना समझ में आ गया होगा। फिर बोलोगे सर अगर मान लो कि d 0 आ जाए तब क्या होगा? तो आप लिखना केस 2। केस 2 होगा आपका, अगर d 0 के इक्वल है, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। अभी भी दो रूट्स होगी लेकिन दोनों के दोनों रूट्स इक्वल होगी। तो इक्वल का मतलब वन रूट मत बोल देना। मान लो किसी क्वाड्रेटिक की दो रूट है 5,5, तो आप ये मत बोलना एक रूट है, वो रॉन्ग हो जाएगा। रूट्स तो दो ही होगी, हाँ दोनों रूट्स इक्वल है। बोलोगे सर क्यों दोनों रूट्स इक्वल है? तो रूट्स का फॉर्मूला तो अभी भी वही है जो पहले आपने पढ़ा था। रूट्स का फॉर्मूला, रूट्स का फॉर्मूला आपने पहले क्या पढ़ा था? -b प्लस रूट डी बाई 2a माइनस b माइनस रूट डी बाई 2a। तो अब यहीं से आप देखो, अगर d की वैल्यू 0 हो गई तो ये वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -b बाई 2a, और बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -b बाई 2a, क्योंकि ये भी 0 हो जाएगा।
तो -b/2 है -b/2 है, दोनों रूट्स इक्वल आ गई क्या, इसलिए दोनों रूट्स इक्वल होगा। ठीक है, तो आप लिखना कि इफ d इज ग्रेटर देन 0, सॉरी इफ d इक्वल टू 0 देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल रूट्स एंड रूट्स आर गिवन बाय अल्फा इक्वल टू बीटा, दोनों इक्वल होगा, इक्वल टू -b/2 है। -b/2 क्यों होगा ये समझ में आ गया होगा, और दोनों वैल्यू इक्वल होगी। तो सबसे पहले डिफाइन कर लो, अगर 0 आ गया तो आप बोल दो दोनों की दोनों रूट्स -b/2 के इक्वल होगी। ABC मालूम है, इजीली आप अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड कर लोगे। ठीक है, फिर बोलोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है कि D नेगेटिव हो जाए, तब क्या करेंगे। अब ध्यान से देखना, केस 3 है आपका, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, अगर D 0 से छोटा है देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नॉन रियल रूट्स। अब जो रूट्स होगी वो रियल नहीं होगी, नॉन रियल को हम लोग इमेजिनरी भी बोल सकते हैं, इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, क्लास 10 तक आप क्या करते थे, जब कभी D नेगेटिव आता था तो आप बोल देते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, रूट्स रियल होगी ही नहीं, तो कहानी वहीं पे खत्म हो जाती थी, उसके आगे सोचते ही नहीं थे। लेकिन 11th में आपको ऐसा नहीं करना। 11th में मुझे ये पता चल गया कि रूट्स रियल नहीं होगी, रूट्स तो इमेजिनरी होगी, लेकिन जो भी इमेजिनरी रूट्स है उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा का पूरा एक चैप्टर था। 11th में भी जब आप आओगे कंपटीशन लेवल पे तो पूरा का पूरा एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो मैंने आज स्टार्ट किया है। हम लोग बिल्कुल कंपटीशन लेवल तक पढ़ेंगे, IIT एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। लेकिन NCERT की बात करें तो NCERT में उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक पूरा चैप्टर नहीं दिया। चैप्टर नंबर 5 देखना, कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर है, और उसी में लास्ट में 3 एक्सरसाइज है कॉम्प्लेक्स नंबर में, 5.1, 5.2, 5.3। तो 5.1, 5.2 पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है प्योर, और 5.3 उसी में ऐड कर दिया कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और एक छोटा सा एक्सरसाइज दिया ओनली 5.3, और उसमें 10 क्वेश्चन है। ठीक है, और वो 10 के 10 क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, केस 3 पे बेस्ड है। 10 के 10 क्वेश्चन का D नेगेटिव है। ठीक है, तो अभी हम लोग आएंगे उस क्वेश्चन पे, हम लोग आज उसको कंप्लीट भी करेंगे। ठीक है, उसका ध्यान से सुनना, जैसे मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो स्टार्ट करने के साथ मैं सबसे पहले NCERT करवाऊंगा, कोई भी चैप्टर हो, पूरे 11th में पूरे 12th में स्टार्ट NCERT से ही होगा। सबसे पहला काम करना आप NCERT को कंप्लीट करना, फर्स्ट। सेकंड, आपके पास कोई एक रेफरेंस बुक होनी चाहिए मैथ्स की, कोई भी रेफरेंस बुक, वो आपकी मर्जी, मैं फोर्स नहीं कर रहा यही होना चाहिए, वो आपका चॉइस है, जो मर्जी आप एक रेफरेंस बुक ले लो NCERT के अलावा। ठीक है, तो जो भी टॉपिक मैं यहाँ पे करवाऊंगा NCERT में यहीं पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, रेफरेंस बुक आप पैरेलल में करते जाना, NCERT जो भी एक्सरसाइज यहाँ पे करोगे उसका रेफरेंस बुक आप एज अ होमवर्क करते जाना, और डाउट्स आप किसी भी बुक से पूछ सकते हो, कहीं से भी पूछ सकते हो। NCERT तो क्लास में डिस्कस हो जाएगा, और आप जो रेफरेंस बुक फॉलो करोगे उसके मैं उसी क्वेश्चन को क्लास में डिस्कस करूंगा जो आपका डाउट्स हो। ठीक है, तो मान लो आपने सपोज कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज स्टार्ट किया, तो NCERT तो आज कंप्लीट हो जाएगा, मुश्किल से 10 मिनट लगेगा। 10 क्वेश्चन है, 10 मिनट भी बहुत है। उसके बाद जब उस 10 क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे तो जो भी रेफरेंस बुक आपके पास है उसको निकालना। ठीक है, और फर्स्ट एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है सारे करो, और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हुए मुझे उसका पिक लेकर व्हाट्सएप पे भेज देना। अगली क्लास में मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आपके डाउट्स होंगे। डाउट्स नहीं पूछोगे फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको हर चैप्टर में असाइनमेंट्स भी प्रोवाइड करूंगा, तो क्वाड्रेटिक का असाइनमेंट्स आज वाले वीडियो के साथ अटैच होगा। उसमें किसी चैप्टर में 4 एक्सरसाइज होंगे, किसी चैप्टर में 3 एक्सरसाइज होगा। वो डिपेंड करता है कि कॉम्पिटिशन लेवल पे उस चैप्टर का वेटेज कितना है, कितना उसका वैल्यू है। मान लो किसी का वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, किसी का वेटेज ज़्यादा है, क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं, एप्लीकेशंस ज़्यादा है, तो उसमें 4 एक्सरसाइज होगा। कोई चैप्टर छोटा सा है,
वेटेज कम है, क्वेश्चंस कभी कभी आता है उसमें 3 एक्सरसाइज ही होंगे, ठीक है। तो किसी में 4 एक्सरसाइज होगा, किसी में 3 एक्सरसाइज होगा, तो आपको वो भी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो लास्ट में मैं जब भी मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा तो मैं आपको उस असाइनमेंट का होमवर्क दे दूंगा, ये नंबर क्वेश्चन आपको करके आना है, और उसमें भी जो डाउट्स हो मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं जो भी डाउट्स होंगे आपको उसके क्लास में ही डिस्कस करूँगा, ठीक है। 3 चीज़ें करोगे तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तब जाके आपका लेवल बनना शुरू होगा IIT एडवांस के लायक, ठीक है। सिर्फ NCERT करने से कुछ नहीं होना, 11th 12th पास कर जाओ काफ़ी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो अगर आपको कॉम्पिटिशन निकालना है तो NCERT प्लस रेफरेंस बुक प्लस जो भी मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा ऑनलाइन दीक्षा की तरफ से, जो भी आपको मिलेगा वो आपको कंप्लीट करना है। इतना कर लोगे मोर देन एनफ है, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, प्लस इससे ज़्यादा कुछ करने के लिए आपके पास टाइम भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो देखो, इफ डी 0 से छोटी होगी देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नॉन रियल रूट्स, रूट्स रियल नहीं होगी, तो रियल नहीं होगी तो कुछ तो होगी, इमेजिनरी रूट्स होगी, कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो याद करो क्लास 10 तक आप क्या करते थे, जब भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आता था तो आप बोलते थे कि ये एग्जिस्ट करता नहीं है, रियल नंबर में रूट के अंदर नेगेटिव अलाउ नहीं है, बिल्कुल सही है, रियल नंबर में तो रूट के अंदर नेगेटिव अलाउ नहीं है। लेकिन जब आप 11th में आओगे तो आपको एक और नंबर पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट के अंदर नेगेटिव अलाउ है, ठीक है। इमेजिनरी बोलते हैं, देखो नाम भी इमेजिनरी, इमेजिनरी का मतलब होता है एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, बस आप इमेजिन कर लो, और पढ़ना है, प्रॉपर एक चैप्टर है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या करना है, 11th में रूट अंडर -1 एक एक्सप्रेशन आएगा, अंडर रूट -1, इसको हम लोग स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, अंडर रूट -1 को स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करते हैं और पढ़ते हैं आयोटा, आयोटा इसे पढ़ते हैं। तो जब कभी पूरे मैथ्स में मैं स्मॉल आई बोलूँ, आयोटा बोलूँ, तो आपके दिमाग में तुरंत अंडर रूट -1 आनी चाहिए, ठीक है। और कभी भी अंडर रूट -1 आप मत लिखना, जहाँ भी अंडर रूट -1 आ जाए कहीं कैलकुलेशन सॉल्व करते हुए तो आप उसकी जगह पे आयोटा लिखना, ठीक है। आयोटा स्टैंडर्ड है, अंडर रूट -1 स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। नाउ अब आप मुझे बताओ, अगर आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1 है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, -1। ये फॉर्मूले चारों याद रखना, ये सब कॉम्प्लेक्स में पढ़ना है लेकिन क्वाड्रेटिक में यूज आता रहेगा। अंडर रूट -1 स्मॉल आई पढ़ते आयोटा है, रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई से, दोनों साइड स्क्वायर कर लो तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो आयोटा क्यूब को मैं लिख सकता हूँ क्या, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, बिल्कुल लिख सकते हो। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, -1, तो -1 इंटू आयोटा कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा, तो आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा का मतलब माइनस अंडर रूट -1, ठीक है। और लास्ट आयोटा रेज टू द पावर 4, इसकी वैल्यू, तो देखो आयोटा रेज टू द पावर 4 को लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1, तो -1 इंटू -1 दैट इज +1, ठीक है। तो ये 4 वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये 4 वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। आयोटा की वैल्यू अंडर रूट -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा रेज़ टू द पावर 4 की वैल्यू 1। फिर बोलोगे सर अगर मान लो 4 से ज़्यादा पावर आ गया तो कोई इशू नहीं है, 4 से ज़्यादा पावर आ गया तो 4 से डिवाइड कर लो और जो रिमाइंडर बचेगा वही फाइनल पावर बचेगा। जरूरत नहीं आएगी बट फिर भी मैं थोड़ा सा बतला देता हूँ, जरूरत आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। मान लो मैंने पूछ लिया आयोटा की पावर 27 कितना होगा, ठीक है, 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करोगे तो लिख सकते हो आयोटा की पावर 4 × 6 + 3, ऐसे लिख सकते हो ना 27 को। अब देखो इसे मैं लिख सकता हूँ कि आयोटा की पावर 4 × 6 प्लस है तो इंटू आयोटा की पावर 3 लिख सकते हो। अब ये आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी, 1, 1 की पावर 6 1, तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल वैल्यू आ जाएगी आयोटा क्यूब मीन्स माइनस आयोटा। तो जब भी आयोटा की हायर पावर हो, 4 से बड़ी पावर हो, तो आप उसको 4 से डिवाइड कर लेना, जो भी रिमाइंडर बचेगा 27 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर, 3, रिमाइंडर इज 3। तो यहाँ पे आप देखो फाइनली
रिमाइंडर 3 जो रिमाइंडर था वही फाइनल पावर बच गया आयोटा क्यूब। और 4 से किसी नंबर को डिवाइड करोगे तो पक्की बात है रिमाइंडर 4 से कम ही बचेगा, ठीक है। तो अगर मान लो रिमाइंडर 0 आ गया तो रिमाइंडर 0 किसी नंबर का पावर 0 1, रिमाइंडर 1 आ गया तो आयोटा की पावर 1 आयोटा, रिमाइंडर 2 आ गया -1, रिमाइंडर 3 आ गया माइनस आयोटा, 3 से ज़्यादा रिमाइंडर आ नहीं सकता, ठीक है। तो आयोटा से रिलेटेड इतनी चीज़ें याद रखना, ध्यान रखना इसको। आज हम लोग थ्योरी बस इतनी ही करेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बस जो भी होमवर्क मिलता जाए करते जाओ और थ्योरी को अच्छे से समझते जाओ। अब आपको क्लास थोड़ा कंपैरेटिवली इजी लगेगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पे और उसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। 1-2 क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप करना, ठीक है। सबसे पहले आप आ जाओ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। टोटल 10 इक्वेशन है, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन हम लोग अब भी कर लेते हैं। x² + 3 = 0, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है। तो हर क्वेश्चन में आप क्या करना, सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू लिखो। ए मीन्स x² का कॉफिशिएंट कितना 1, बी कॉफिशिएंट ऑफ x कितना 0, x वाली टर्म है ही नहीं, सी कांस्टेंट टर्म कितनी 3। तो देख रहे हो क्वाड्रेटिक को देखकर मैंने ए बी सी की वैल्यू लिख ली। अब आप क्या करो, डी फाइंड कर लो। सबसे पहले डी का फॉर्मूला क्या था, डी का फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कितना आ जाएगा 0² माइनस 4 × 1 × 3 कितना आ गया -12। डी नेगेटिव आ गया क्या। अब जब आपका डी नेगेटिव आ गया तो अब आप क्या करो, रूट डी फाइंड करो, √d। ध्यान से देखना, √d को मुझे तो क्या चाहिए, रूट्स होती क्या है -b + √d/2a -b -√d/2a। तो रूट डी फाइंड करोगे तो रूट डी कितना आ जाएगा √-12, ठीक है। तो इसे आप क्या लिखना, ध्यान से देखना, √-1 तो अलग कर लो, -1 × 12 को लिख सकते हो क्या 4 × 3, √-12 को आप ऐसे लिख सकते हो। अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, 4 का रूट कितना आ जाएगा 2, 3 का रूट √3 और √-1 आयोटा। तो इस क्वाड्रेटिक की डिस्क्रिमिनेंट कितनी आ गई 2√3 आयोटा। समझ में आ रहा है क्या। तो अगर ये समझ में आ रहा है समझो आपसे पूरा एक्सरसाइज ही हो गया। इस क्वाड्रेटिक में आप क्या करो, ए बी सी लिखो, ए बी सी लिखने के बाद डी फाइंड कर लो, डी के बाद √d। इतना तो हर क्वेश्चन में करना है। √d में रूट के अंदर जब भी माइनस आ जाए तो उसको आयोटा की फॉर्म में ही लिखना। अब मुझे बताओ रूट्स क्या होगी, पहली रूट्स होती है अल्फा -b का मतलब -0, तो +0 लिखो या -0 लिखो, 0 ही होता है, लिखने की जरूरत ही नहीं है। प्लस √d का मतलब 2√3 आयोटा बाय 2a, a कितना है 1, तो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 से 2 कैंसिल कर लो, तो फर्स्ट रूट आ गया आपका √3 आयोटा। अब सेकेंड रूट का फॉर्मूला क्या था -b, वो तो 0 है अभी भी, -√d करोगे तो कितना आ जाएगा -2√3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2a का मतलब 2 से डिवाइड कर लो तो -√3 आयोटा। तो इस इक्वेशन की बोला था सॉल्व करना है, रूट्स बताओ, रूट्स क्या क्या आ गया, एक रूट आ गया √3 आयोटा एंड सेकेंड रूट आ गया -√3 आयोटा, और यही आपका आंसर है। बस यहीं पे छोड़ देना है, इसके आगे कुछ नहीं करना। होप कर रहा हूँ समझ में आया होगा, कैसे करोगे कंप्लीट करना है इस एक्सरसाइज को। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आप क्या करो, जितने भी क्वेश्चन मैं अभी करवाता जा रहा हूँ 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, आंसर मैच करो, मैच कर गया तो बहुत अच्छा, नहीं मैच किया तब सॉल्यूशन देखना। सेकंड क्वेश्चन है 2x² + x + 1 = 0। फिर से वही करो, सबसे पहले a लिखो, a = 2, b 1, x² की कॉफिशिएंट को a बोलते हैं, x की कॉफिशिएंट को b बोलते हैं और c 1, a b c लिख लिया। तो अब d कितना आ जाएगा b² - 4 × a × c 4ac 1 - 8 दैट इज -7, ठीक है। d आ गया -7, तो मुझे बताओ √d कितना आ जाएगा, √d आ जाएगा आपका √-7। इसे मैं लिख सकता हूँ क्या √-1 × 7, तो √7 को बाहर कर लो और √-1 को आप लिख लो आयोटा। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया √7 आयोटा। अब मुझे बताओ अल्फा क्या होगी, अल्फा होगी -b -1 + √7 आयोटा डिवाइडेड बाई 2a का मतलब 4, a 2 है तो 2a 4 हो जाएगा, और बीटा कितना होगा -b -√d -√7 आयोटा डिवाइडेड बाई 2a 4। यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर।
होप कर रहा हूँ ईजिली समझ में आ रहा होगा, थोड़ा भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। और ये क्वेश्चन हो भी गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर से वही करो, सबसे पहले ए, व्हाट इज ए इक्वल टू -1, बी एक्स की कॉफिशिएंट 1, तुम साइन के साथ लिखना है। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 नहीं है, -1 है, एक्स का कॉफिशिएंट +1 है, और कांस्टेंट टर्म 2 नहीं है, -2 है। तो सबसे पहले ए बी सी लिख लोगे, फिर क्या लिखोगे, डी। डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू -1 इंटू -2, ठीक है। तो कितना आ गया आपका, 4 इंटू -1 -4 इंटू -2 -8, सॉरी -2 +8, 1 - 8 दैट इज -7, डायरेक्ट लिख लो -7। तो डी अगर -7 आ गया तो रूट डी कितना आ जाएगा, तो अगेन वही √7 आयोटा ही आएगा, ठीक है। तो बता दो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा आ जाएगा आपका -b प्लस √7 आयोटा डिवाइडेड बाई 2a -2, ठीक है। तो चाहो तो माइनस को कैंसिल भी कर लो, माइनस को कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 - √7 आयोटा बाई +2, ऊपर नीचे से माइनस कैंसिल कर लिया। एंड बीटा कितना आ जाएगा, बीटा आ जाएगा आपका -b माइनस √d, तो -√7 आयोटा डिवाइडेड बाई 2a, 2a मीन्स -2, यहाँ पे भी ऊपर नीचे से माइनस कैंसिल कर लो, तो 1 + √7 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ये आपका बीटा आ गया। यही इस क्वेश्चन के दोनों सॉल्यूशन थे। होप कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, कहीं से भी मुश्किल नहीं है। अगर 2 बार वीडियो को सुन लोगे तो अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और बेसिक से थोड़ा हल्का भी लग रहा होगा, ठीक है। ये सब पढ़ा हुआ है आपका क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, √2x² प्लस x प्लस √2 इक्वल टू 0। फिर से वही, a कितना, √2, b 1, c √2, a b c आ गया तो d फाइंड करना। d कितना आ जाएगा, b² -4 इंटू a इंटू c, ठीक है, 4ac, √2 इंटू √2 2, 4 इंटू 2 8, 1 - 8, फिर से वही आ गया -7, ठीक है। तो d -7 आ गया तो √d कितना आ जाएगा, √-7 दैट इज √7 आयोटा, ठीक है। रूट्स क्या क्या आ जाएगी, अल्फा इक्वल टू -b -1 प्लस √7 आयोटा डिवाइडेड बाई 2a 2√2, एंड बीटा कितना आ जाएगा, -b माइनस √d -√7 आयोटा डिवाइडेड बाई 2a दैट इज 2√2। चाहो तो यहाँ भी छोड़ दो, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है सॉल्यूशन में आंसर में रैशनलाइज करके √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया हो, वो भी कर लो। जनरली रूट नीचे नहीं छोड़ते, तो आप रैशनलाइज भी कर लो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव में तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस फॉर्म में है। अगर ऑप्शन में इसी फॉर्म में है तो यहीं छोड़ दो, और अगर ऑप्शन में √2 ऊपर मल्टीप्लाई कर रखा है तो फिर रैशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। वो सब चीज़ें आपको आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, √3x² माइनस √2x प्लस 3√3 इक्वल टू 0। तो ये मत करना कि सीधे सॉल्यूशन देख लेना, पहले क्वेश्चन को ट्राई करो, आंसर आपके पास है, सॉल्व करो, आंसर मैच कर गया तो देखने की जरूरत भी नहीं है, नहीं मैच किया तो सॉल्यूशन देखना। जल्दी जल्दी बताओ, a कितना, √3, b -√2, c 3√3, ठीक है। तो d कितना आ जाएगा, b² दैट इज 2 -4, a कितना √3, c कितना 3√3। तो ये आपका आ जाएगा 2 माइनस √3 इंटू √3 3 इंटू 3 9 इंटू 4 36, 2 - 36 दैट इज -34, ठीक है। तो d -34 आ गया, तो √d कितना आ जाएगा, √d आ जाएगा आपका √-34, इसे आप लिख सकते हो √34 इंटू आयोटा, ठीक है। अब बताओ अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा आ जाएगी -b दैट इज √2 प्लस √34 आयोटा डिवाइडेड बाई 2a का मतलब 2√3, एंड बीटा कितना आ जाएगा, -b माइनस √d माइनस आयोटा √34 डिवाइडेड बाई 2a 2√3। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये भी आसान था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अटेम्प्ट करोगे सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है x² प्लस x/√2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो पहले आप क्या करो, √2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लो,
रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। रूट 2 से मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लिया। नहीं मल्टीप्लाई करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये कि रैशनलाइज करने में डिनोमिनेटर में टर्म है, थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होगा, आंसर फाइनली वही आएगा, चाहे आप बिना मल्टीप्लाई किए सॉल्व करो, चाहे मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करो, आपकी मर्जी। बताओ ए कितना, रूट 2, बी 1, सी रूट 2, डी कितना, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है, रूट 2 इंटू रूट 2, 2 इंटू 4 8, तो 1 माइनस 8 दैट इज -7, डी -7 आ गया फिर से, तो रूट डी कितना आ जाएगा, रूट डी आ जाएगा आपका रूट 7 आयोटा। देख रहे हो कितना इजी है। अब मुझे बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी है, रूट्स क्या क्या होगी, पहली रूट्स हो जाएगी -b, -1 प्लस रूट 7 आयोटा बाई 2a, 2a का मतलब 2 रूट 2 एंड बीटा कितना -1 माइनस रूट 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 2a, 2 रूट 2, यही हो गया आंसर। तो एक अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी की बात करते हो तो ये चैप्टर ही खत्म हो गया, ठीक है, बहुत छोटा सा था एनसीईआरटी में, लेकिन हम लोग कॉम्पिटिशन लेवल तक जाएंगे तो कम से कम 10-12 क्लास अभी और लगेगी, ठीक है, और काफ़ी आपको 4 एक्सरसाइज असाइनमेंट मैं दे रहा हूँ, प्लस एनसीईआरटी तो हो ही गया, रेफरेंस बुक करोगे तो 10-12 क्लास में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, और बहुत थोड़ा थोड़ा करेंगे, धीरे धीरे आराम से, कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आप होमवर्क कंप्लीट करना। अब ध्यान से देखना, आज का जो असाइनमेंट है, जो मैंने आपको इसके साथ, इस वीडियो के साथ जो असाइनमेंट अटैच रहेगा, उसमें आप क्या करना, एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 6, 7, 9, 19, 20, 22, 24, 25, 41, 42, 44 एंड 45, इतने क्वेश्चन आप असाइनमेंट से करोगे, रेफरेंस बुक से करना है और एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेना। इतना आपका होमवर्क है। जो भी डाउट्स हो बता देना मुझे, अगली क्लास में पहले डाउट्स लेके फिर हम लोग थ्योरी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज इतना ही, ठीक है, थैंक यू।